स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों ने एक चीज जरूर सुनी होगी कि ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं कमाता, यहाँ तो जुआ चलता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि स्टॉक मार्केट से बेस्ट ऑप्शन जो है आप लोगों के पास नहीं है, फिर वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, वो भी स्टॉक मार्केट के आगे फेल है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग तो यही सोचोगे कि यार ये कुछ भी बोले जा रहा है, या फिर इसके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ये इतना जबरदस्त रिटर्न कमा पा रहा है जो जितने भी बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उन सबसे बेटर है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सेकंड पॉइंट जो है आप लोगों को आज की वीडियो में मैं आप बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक या ऐसा एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसकी वजह से आप एफडी, म्यूचुअल फंड, इन सबसे जो है ज्यादा रिटर्न और काफी ज्यादा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। ऊपर से आप जो है इन्फ्लेशन, जो हमारी पैसे की वैल्यू को कम करती जाती है, उस इन्फ्लेशन नाम के राक्षस से भी पीछा छुड़वा सकते हैं, उसको भी बीट कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी के साथ। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की वीडियो में हम टॉप 3 ETFs के बारे में बात करने वाले हैं, और ये मैं आप लोगों को कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा कि किस टाइप से आप जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इन 3 ETFs को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया या कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा जिसको फॉलो करके आपने सिर्फ इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर वो चाहे जिस मर्जी रेट पर हो, जितना गिरेगा उतनी ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद आप अपना रिटर्न जो है वो खुद ही देख पाएंगे कि कितना जबरदस्त रिटर्न जो है आप लोगों को बिना दिमाग की टेंशन दिए, बिना स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज रखे, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है, यूक्रेन का वॉर हो गया, कोविड आ गया, ये सब चीजों को मतलब साइड में रख करना आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को इतना सिंपल और इतना बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, और उसके बाद भी आपको 15% के आसपास का जो है रिटर्न इजीली, बिल्कुल आराम से, बिना किसी टेंशन के मिलने वाला है। अब इतनी वीडियो देख करना काफी लोग वीडियो को बंद कर देंगे और बोलेंगे यार मैं तो वैसे ही इंडेक्स फंड्स में लगा रहा हूँ, तो ETF में क्यों लगाऊं? ETF में तो फिर मेरे को स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, इंडेक्स फंड में तो मैंने एक डेट डिसाइड कर ली और उसके बाद जो है मेरी इन्वेस्टमेंट अपने आप उसमें होती जाएगी। बट यहीं पर जो है मेन फर्क आता है दोस्तों। अगर आप लोग इंडेक्स फंड से खुश हैं तो आप इस वीडियो को यहीं तक बंद कर जा सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूँ ना, वो बताने वाला हूँ ETFs के रिगार्डिंग, और ETF क्यों इंडेक्स फंड से मुझे ज्यादा पसंद है उसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन 3 ETFs में, यानी कि इन 3 सेक्टर्स के ETFs में जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और मैं इन ETFs के नाम आप लोगों के सामने एक एक करके लूंगा। बट उससे पहले मैं एक बार आप लोगों के सामने क्राइटेरिया रख देता हूँ कि किस क्राइटेरिया की वजह से जो है आप लोगों को वो वाला ETF सिलेक्ट करना है और बाकी वाले जो है रिजेक्ट करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि उसमें जो है वॉल्यूम काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा ETF सिलेक्ट कर लिया जिसकी वॉल्यूम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उसमें जो है आप लोगों को खरीदने में तो आराम से मिल जाएंगे फिर भी, लेकिन जब आप उसे बेचने जाओगे ना, तो बेचने के टाइम पे आप लोगों को, क्योंकि मार्केट में उसका कोई बायर नहीं होगा, तो इसलिए आप लोगों को उस टाइम सेलिंग की वजह से जो है वो दिक्कत आ सकती है और आपका वो सौदा जो है वो फंस सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा ETF सिलेक्ट करना है जिसमें वॉल्यूम्स अच्छी हो। इस ETF के टाइम में अगर आपने ETF में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें पास्ट रिकॉर्ड जो है ना वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ETF, मान लीजिए आपने निफ्टी का ETF लिया फॉर एन एग्जांपल, बाकी अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ETF आप लोगों को लेने चाहिए और मैंने कौन कौन से ETFs में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। चलिए अब बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने निफ्टी का ETF लिया, अब उसमें आप चाहे SBI का ETF ले लो, चाहे निपॉन का ले लो, चाहे HDFC का ले लो, रिटर्न ना आपको जो है ऑलमोस्ट सेम जैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सारे जो है निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए आपको रिटर्न जो है जैसा जैसा निफ्टी रिटर्न देगा वैसा ही आपको किसी भी ETF में मिलने वाला है। बट आपको ये चीज का फर्क हो सकता है कि उसमें NAV उसकी जो वैल्यू आती है ना, जो उसके ETF का प्राइस होता है पर यूनिट प्राइस, उसमें आपको डिफरेंस जो है देखने को मिल सकता है। HDFC का फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की वैल्यू हो सकती है, लेकिन वहीं SBI की बात करें तो वो 100 रुपए की वैल्यू के आसपास भी आपको नजर आ सकता है। इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है उस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स को आपको जो है नजर में रखना है, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम का, उस चीज को जो है काफी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों को काफी ज्यादा लोग बच भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट को तो काफी ज्यादा नजर रखनी है। सेकंड पॉइंट को अगर आप इग्नोर करके चलेंगे ना तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर कर दिया ना, वॉल्यूम वाले पॉइंट को, तो आपको जो है एंड टाइम पर जब आप उसे बेचने जाएंगे या जब आप उसे रिडीम करने जाएंगे ना, तो उसमें आपको काफी अच्छी खासी दिक्कत जो है वो आ सकती है। और यहीं पर इंडेक्स फंड में जो है इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होती।
लेकिन इंडेक्स फंड में कुछ और नुकसान है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप किस टाइप से, किस गोल के हिसाब से जो है आप कोई भी ईटीएफ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ना सबसे पहले आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि उसमें आप 6 महीने या 2 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। अगर आपको इस टाइप से छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, तो उसमें आपको जो है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ्स में बिना टेंशन के, देखो अगर आप लोगों की जॉब चल रही है, आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अभी उसकी उम्र जो है वो 1 साल की है, बट मैंने उसका पोर्टफोलियो जो है अभी से बनाना चालू कर दिया है। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, मुझे एक तो उसके पोर्टफोलियो को रेगुलर जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, और अगर देखना भी पड़ेगा तो मैं सिर्फ जो है वो ईटीएफ्स और कुछ जो मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं, उसमें भी अब मैं काफी हद तक जो पोर्टफोलियो है, पहले मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, बट उसको मैं अब शिफ्ट करके ना काफी ज्यादा पोर्टफोलियो जो है मैं उसमें ईटीएफ्स का बना चुका हूँ, ताकि मुझे जो है बार बार अगर मैं उसमें ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा ना, तो मुझे उसमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि उसमें मार्केट जो है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्या क्रैश आ रहा है, किस टाइप का, चाहे रिसेशन आ रही है, चाहे डिप्रेशन आ रहा है, जो मर्जी चीज आ रही हो ना, उसके हिसाब से मुझे वहां पर जो है इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे माइंडसेट पर। और इसी चीज का दोस्तों आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप जितने लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, आपका रिटर्न जो है उतना ही गारंटेड होता जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहला ईटीएफ जो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो आप लोगों को सेक्टर सिलेक्ट करना है, मैं एक स्पेसिफिक ईटीएफ बाद में बताऊंगा जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और ये कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं होगी आप लोगों को। इसके ऊपर आप जो है अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद जो है अगर आप लोगों को भी ये ईटीएफ अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, या जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उन ईटीएफ्स के नाम जो है मैं आप लोगों के सामने एंड में लूंगा, और कौन कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं या किस किस सेक्शन में मैंने ले रखे हैं, ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए निफ्टी 50 के ईटीएफ में। निफ्टी 50 के ईटीएफ में आप लोगों को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में यानी कि टॉप इकोनॉमीज, टॉप कंपनीज, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो काफी ज्यादा टॉप कंपनीज पर ही निर्भर करती हैं, तो जैसे जैसे टॉप कंपनीज परफॉर्म करेंगी वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी। और अगर आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो है बुलिश है, यानी कि आप लोगों को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आगे जाकर ग्रोथ करने वाली है, तो इसलिए आप जो है निफ्टी 50 के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट बिना दिमाग लगाए कर सकते हैं। उसमें आपको 14 से 15% का ऑन एन एवरेज बेसिस पर रिटर्न मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको कम से कम टाइम फ्रेम जो है वो 5 से 7 साल का रखना होगा, क्योंकि बीच बीच में 1-2 साल अगर रखेंगे तो उसमें आपको काफी सारे क्रैशेज या फिर ये सब चीजें, काफी सारी मिस हैपनिंग्स या इस टाइप की ना कुछ इवेंट्स जो है होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे अभी कोविड हो गया, ये सारी चीजें होगी। बट अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू 5 से 7 साल का रखोगे ना, तो उसमें मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जा रही है, और इसी टाइप से यही प्रोसेस जो है आगे भी कुछ समय तक कंटिन्यू रहने वाला है, जब तक इंडिया का टाइम नहीं जाता। तो जैसे जैसे जब तक इंडिया का टाइम है ना, तब तक आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपको लोगों को काफी सारी, जैसे आप लोगों के सामने लिस्ट आ रही है कि ईटीएफ में निफ्टी 50 के ईटीएफ कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने है। सेकंड कैटेगरी होनी चाहिए हमारे को निफ्टी बैंक के ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 के साथ साथ जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी का फाइनेंशियल सेक्टर जो है ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी भी ग्रो करती है। और हर इकोनॉमी को ग्रो करने के में ना उसका फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसका काफी बड़ा एक बेस होता है। तो जितना ज्यादा अच्छा ये रिटर्न बैंक निफ्टी का सेक्टर देगा ना, उतना ही ज्यादा हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही ज्यादा हमारे को रिटर्न भी मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको दूसरा जो सेक्टर जो है, दूसरी कैटेगरी जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें आपको निफ्टी बैंक के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और थर्ड और फाइनल कैटेगरी होती है हमारी, उसमें हमारे पास ना 2 ऑप्शन है, या तो निफ्टी जूनियर यानी कि नेक्स्ट निफ्टी की जो कंपनीज आती है, नेक्स्ट निफ्टी 50 की, तो उसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम निफ्टी जूनियर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को दूसरा मैं ऑप्शन दूं, तो दूसरा ऑप्शन आता है निफ्टी मिड कैप के सेक्टर में जो है, निफ्टी मिड कैप कैटेगरी में जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, और स्मॉल कैप में ना काफी कंपनीज जो है वो आती है जाती हैं, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में हम लिस्टेड कंपनीज को देखें ना, तो काफी ज्यादा कंपनीज जो है, मोस्टली 70% के आसपास कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप की हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज का ना कोई खास भरोसा नहीं होता कि आज वो आई, 2 साल चली और तीसरे साल में बंद हो गई। तो इसमें ना आप लोगों का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। माना कि रिटर्न भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो काफी ज्यादा रिस्क लेकर, या फिर जो यंगस्टर्स हैं
जो अपनी लाइफ में अभी मान लो 18-20 की एज में है और वो अपनी लाइफ में थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, बट अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बिना नॉलेज लिए वो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो स्मॉल कैप ETF में जो है वो डाल सकते हैं। बट अगर मैं एक जनरल वे में बात करूँ ना, तो आप लोगों को या किसी भी एज के ग्रुप के लोगों को ना मिड कैप या निफ्टी जूनियर, इन दो कैटेगरी में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इन 3 कैटेगरीज में जो है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले निफ्टी हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, ये दोनों तो आप लोगों के कंफर्म हैं। इन दोनों में आप चाहे जिस मर्जी कैटेगरी को, जिस मर्जी आपका रिस्क प्रोफाइल हो ना, आप लोगों को इन 2 कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन आ जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। अगर कोई कम रिस्क लेने वाला है तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को चूज कर सकता है। अगर वो ज्यादा रिस्क ले सकता है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर तो उसे जो है निफ्टी मिड कैप वाले सेक्टर में, निफ्टी मिड कैप कैटेगरी में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो इनके स्क्रीनशॉट जो है मैं आप लोगों के सामने लगा रहा हूं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारा इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होती है। मैं जो है इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी एज जो है अभी मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि 1 साल की है, तो उसके लिए मैं अभी से इन्वेस्टमेंट चालू कर दी है। और मुझे पता है कि अभी मैं इसको 18-20 साल तक तो अब इस पैसे को छेड़ने नहीं वाला, जब तक उसकी हायर एजुकेशन या फिर उसके मैरिज पर्पस, ये जिस भी पर्पस के लिए यूज होने वाली है ना, 18 से 20 साल तक तो मुझे अभी उसके उस पोर्टफोलियो को छेड़ने की जरूरत नहीं है अपनी बेटी के। तो इसीलिए मैं जो है ज्यादातर पोर्टफोलियो जो है इसमें ही डालता जा रहा हूँ। बीच बीच में मैं कुछ स्टॉक्स भी ले लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो मैं अपना एक्सपोजर रख रहा हूँ ना, वो इस ETF में रख रहा हूँ। दूसरा जो निफ्टी बैंक का ETF है, उसमें आप लोगों के सामने ये वाला स्क्रीनशॉट आया है, और इस कैटेगरी में मैं जो है इसमें बेटी के लिए निफ्टी बैंक की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसमें मैं चूज करने के पीछे जितने भी मैं ETF चूज करूंगा ना, उसमें सबसे मेरा मेन पर्पस ही ये था, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया, कि वॉल्यूम्स जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। और पास्ट रिकॉर्ड भी उसका अगर आप वॉल्यूम्स का देखेंगे ना, तो उसमें वॉल्यूम्स आपको अच्छी खासी देखने को मिलनी चाहिए। बाकी जितने कॉम्पिटिटर ETFs है ना, उनसे काफी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जब मुझे इसमें सेलिंग करने की जरूरत पड़े ना, तो मैं इसे आराम से और इजीली जो है सेल कर पाऊँ, उसका बायर मुझे मार्केट में मिल जाए, और उसके लिए मुझे जो है अपना नुकसान ना झेलना पड़े। क्योंकि अगर मैं उसे मार्केट रेट पर उड़ाऊंगा ना, यानी कि बेचूंगा, स्क्वायर ऑफ करूंगा, तो उसके लिए जो है मुझे मार्केट रेट पर डालना पड़ेगा, और उस चीज में जो है थोड़ा बहुत हमारे जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है उस प्राइसेस में जो है डिफरेंस आ सकता है। और थर्ड कैटेगरी, इसमें मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह मैंने निफ्टी मिड कैप वाला सेक्टर जो है, निफ्टी मिड कैप की कैटेगरी जो है वो चूज कर रखी है। और उसमें आपको ये मिड 150-20 वाला जो है आप लोगों के सामने है, इसके डिटेल्स भी आप लोगों के सामने है। और इस कैटेगरी में जो है मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी बेटी के लिए। तो इन 3 कैटेगरीज में जो है मैं इक्वल इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे देखो, अगर आप महीने का 3000 रुपए लगा रहे हो ना, और अगर आपने सारा का सारा ETFs में लगाना है, तो आपको इनमें ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपका एक्सपोजर, आपका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और ऊपर से आपके रिटर्न जो है वो भी एक नॉर्मल वे में थोड़े ठीक ठाक बन जाएंगे, ताकि अगर एक कैटेगरी परफॉर्म ना भी करे ना, तो दूसरी कैटेगरी जो है उसे टेक ओवर करके या उसके परफॉर्मेंस को जो है कंपनसेट कर दे, और हमारा रिटर्न जो है वो एक स्टेबलाइज तरीके से बढ़ाता जाए। अब बात करें कि इंडेक्स फंड और ETFs में क्या फर्क होता है, तो इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं फिर कभी लेकर आऊंगा, जिसमें हम इंडेक्स फंड और ETFs के बारे में पूरा अच्छे से जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इंडेक्स फंड किन चीजों में अच्छा है और ETFs किन चीजों में अच्छा है। बट अभी ब्रीफ में बताऊं तो देखो, इंडेक्स फंड में आप लोगों के एक्सपेंस रेशियो लगता है, उसके अलावा आपका जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिस भी टाइप का आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो टैक्स जो है वो आपका यहाँ पर भी लगेगा, बट इसमें एक्सपेंस रेशियो की जगह आपकी जो है ब्रोकरेज लगती है। ऊपर से इंडेक्स फंड में आप लोगों को जब आपने कोई डेट डिसाइड कर ली, या अगर आप मैनुअली भी एंटर करते हैं, तो आपके दिन के एंड में जितना भी उसका रेट चलेगा ना, पूरे दिन के ऊपर नीचे होने के बाद, तो उसके बाद जो है जो दिन में लास्ट में 3:30 बजे जब मार्केट सेटल होती है ना, उस हिसाब से जो है रेट मिलेगा आप लोगों को, यानी कि उस हिसाब से उसकी NAV आएगी। लेकिन ETFs में क्या है, मान लो 12 बजे के आसपास जो है मार्केट निफ्टी जो है वो 300-400 पॉइंट नीचे गिर गया, और आपको लगता है कि यार यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट करने की सही अपॉर्चुनिटी है, तो आप जो है उसमें दिन में किसी भी टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब तक मार्केट ओपन है। तो मान लीजिए आपको लगा कि भाई 12 बजे काफी अच्छा मौका है, तो उस टाइम आपने जो है 12 बजे आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन आपने ETF में क्या किया, ETF में तो जब वो मार्केट 400 पॉइंट नीचे थी तभी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन अब इंडेक्स फंड में क्या होगा, वो 400 पॉइंट नीचे गिरी, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब वो 200 पॉइंट ऊपर उठ गई और उस टाइम पर वो बंद हुई ना, तो वो पूरे दिन की एडजस्टमेंट के बाद वो 200 पॉइंट के हिसाब से जो है वो आप लोगों को एनएवी प्रोवाइड करेंगे उस टाइम के, उसके हिसाब से जितनी भी एडजस्टमेंट होगी ना, पूरे दिन की गिरावट या उछाल या ऊपर सब कुछ ऊपर नीचे होने के बाद ना, सारी सेटलमेंट होने के बाद दिन के एंड में जो प्राइस आता है ना, उसके हिसाब से आपको इंडेक्स फंड्स में रेट मिलते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप ईटीएफ्स में काम कर रहे हो या ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जिस भी रेट पर आप चाहो ना, जैसे आप लोगों को लगता है कि यार ये पॉइंट काफी अच्छा है एंट्री करने का, तो आप जो है सीधा ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न्स को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स। और आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आप इंडेक्स फंड चूज करें या फिर आप ईटीएफ चूज करें, आप इसमें जितना ज्यादा टाइम देंगे ना, उतना ही कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा और उतना ही जबरदस्त रिटर्न जो है आप लोगों को, चाहे ईटीएफ हो चाहे इंडेक्स फंड्स हो, उनमें आपको काफी ज्यादा, जितना ज्यादा लंबा टाइम उतना ज्यादा रिटर्न जो है आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि आप ये वीडियो जो है वो चाहते हैं, ताकि हम फिर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आए। बाकी इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। आप ईटीएफ से किस टाइप से फायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में कवर करी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। जो लोग बिना सिरदर्दी के एक परफेक्ट और एक अच्छा रिटर्न, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए, और वो भी बिना टेंशन के स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले तो उसे सट्टा बाजार समझना बंद करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।